नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देश और दुनिया की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई। संसद सत्र से पहले बीजेपी की रणनीति तैयार हो रही है। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। पीयूष गोयल, रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बीजेपी की बैठक होने वाली है। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। पीयूष गोयल, किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बीजेपी की बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे, पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे, किरण रिजिजू भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। संसद सत्र है और सत्र से पहले बीजेपी की रणनीति तैयार होने वाली है। इस रणनीति के तहत कौन कौन से मुद्दे सामने रखे जाएंगे, किस तरह से पेश किए जाएंगे, तमाम चीजों पर चर्चा होगी, रणनीति तैयार की जाएगी और इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक होने वाली है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। पीयूष गोयल, किरण रिजिजू के भी शामिल होने की कयास लगाए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर संसद सत्र से पहले बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। संसद सत्र में किन किन मुद्दों को सामने रखना है, विपक्ष किस तरह से मत दे सकता है, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी और चर्चा से पहले ही किस तरह से रणनीति तैयार की जाए, किन किन मुद्दों को सामने रखा जाए, इन तमाम चीजों पर बैठक में चर्चा होगी, बातचीत होगी और किस तरह से रखा जाए, इन सब चीजों पर भी बातचीत होगी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही किरण रिजिजू, पीयूष गोयल के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। और बड़ी खबर, बेंगलुरु के 40 स्कूलों को मिसली बम धमकी ईमेल से भेजा गया है। धमकी भरा संदेश भेजा गया है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा हुआ है। स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि स्कूलों में ईमेल एक भेजे गए हैं, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सुरक्षा के लिहाजे से स्कूल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेंगलुरु की यह घटना बताई जा रही है। 40 स्कूलों को मिसली बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से संदेश भेजा गया है और यह धमकी भरा संदेश भेजा गया है। इस दौरान पुलिस और बम निरोधक दस्ता जांच में जुट गया है। स्कूल की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि जो ये ईमेल भेजे गए हैं ये सही है या नहीं है, इसकी भी पूरी तरह से जांच हो सके। और पटना में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 5 बजे होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। शाम 6 बजे नीतीश कुमार प्रेस वार्ता करेंगे। राज्य में नई योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है। तो पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ये बैठक शाम 5 बजे से शुरू होगी। कई बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के माने तो बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। बिहार में विधानसभा के चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए सरकार कैबिनेट में कई अहम फैसले ले सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी कई योजनाओं को सामने रख सकती है और इसके अलावा कुछ जिलों में नई परियोजनाओं, शिलान्यास और योजनाओं की समीक्षा भी बैठक का अहम हिस्सा हो सकती है। बैठक के तुरंत बाद शाम 6 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेस वार्ता करेंगे और इसमें वो कैबिनेट के फैसले की जानकारी देंगे। सार्वजनिक की जाएगी ये जानकारी। बैठक को आगामी विधानसभा सत्र और विकास योजनाओं की दिशा में अहम माना जा रहा है। अधिकारी और मंत्री समय से पहले सचिवालय पहुंचने लगे हैं और इससे इसकी गंभीरता साफ नजर आ रही है कि जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार राज्य के लिए क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ ही और क्या अहम फैसला जनता के लिए हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को देखते हुए सरकार कई अहम फैसले ले रही है ताकि जनता उनके पक्ष में आ सके।
और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के 29 मई के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव के खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया था। यह मामला उनके रेल मंत्री रहते हुए भर्तियों में अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि जमीन से लेकर रेलवे में नौकरी दी गई, यानी जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद ट्रायल स्पेशल कोर्ट में यह मामला चलता रहेगा। लालू यादव को फिलहाल इस केस में राहत नहीं मिली है। केरल के कोट्टायम में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। वो ओमन चांडी के स्मारक स्थल पहुंचे और उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस नेता और स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ओमन चांडी को केरल में उनके विकास कार्यों और जनता से जुड़ाव के लिए याद किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि ओमन चांडी का जीवन हमेशा ही प्रेरणा देगा। कार्यक्रम में शांत वातावरण में श्रद्धांजलि दी गई और उनकी यादों को साझा किया गया। बिहार की राजधानी पटना में स्थित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर एक विवादित पोस्टर लगा दिया गया। इस पोस्टर में राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए। खास बात यह है कि पोस्टर में केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की कथित मटन पार्टी का वीडियो का स्क्रीनशॉट भी लगाया गया। पोस्टर के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि जब राज्य में अपराध, हत्या, लूट और अपहरण जैसी घटनाएं हो रही है, उस समय नेता पार्टी और भोज में व्यस्त है। पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार जल रहा है और मंत्री मटन खा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। राजद समर्थकों का कहना है कि ये पोस्टर सरकार की असलियत उजागर करती है। वहीं जदयू और एनडीए खेमे में इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस पोस्टर को लेकर क्या सियासी तूफान खड़ा होता है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में विधानसभा की गरिमा पूरी तरह खत्म हो गई। राउत का कहना है कि महाराष्ट्र विधान भवन में हथियारों के साथ लोग घुस गए और गैंगवार जैसी स्थिति पैदा कर दी गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि एनसीपी विधायक जितेंद्र आभरण की हत्या एक बड़ी साजिश का भी खुलासा हुआ है। सवाल उठाया कि ऐसे लोग विधान भवन के अंदर कैसे पहुंचे, सुरक्षा में चूक कैसे हुई। राउत ने कहा कि ये सब कुछ राज्य की कानून व्यवस्था की नाकामी है और अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति बन गई है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति और भी गर्मा गई है। भाजपा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर हो चुका है। और मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है उसको चैलेंज देकर वहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि अपने जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जारी ताजा आरोप पत्र को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि मेरे जीजाजी को पिछले 10 सालों से ये सरकार परेशान कर रही है। ये ताजा आरोप पत्र उसी उत्पीड़न का एक और कड़ी जुड़ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और उनके बच्चों के साथ खड़े होने का दावा करते हुए इसे एक राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार इस तरह के हमलों से डरने वाला नहीं है और वे गरिमा के साथ इसका सामना करते रहेंगे। राहुल गांधी ने विश्वास जताते हुए कहा कि आखिरकार जीत सत्य की ही होगी। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर रहा है, जहां पहले से ही चुनावी गर्मी तेज होती दिख रही है। अब देखना होगा कि सरकार या भाजपा की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। महाराष्ट्र के लातूर जिले के अहमदपुर से एक शांतिपूर्ण और समझदारी भरा पहल सामने आई है।
मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार में मंत्री नीतीश राणे को पवित्र कुरान की मराठी में अनुवादित प्रति स्पीड पोस्ट के जरिए भेजी है। संगठन का कहना है कि मंत्री राणे अक्सर ही मुस्लिम समुदाय और इस्लाम के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन उन्हें इस धर्म की असल जानकारी नहीं है और इसी वजह से 17 जुलाई को कुरान की प्रति भेजी गई ताकि वे खुद इसे पढ़े और सही समझ सके। इस मौके पर शहर के मौलाना मुफ्ती फाजिल, मोहसिन बायजीद, डॉक्टर फुजैल जागीरदार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि इस पहल का मकसद सिर्फ ज्ञान फैलाना है, कोई विरोध नहीं है। संगठन चाहता है कि समाज में नफरत नहीं बल्कि समझ और भाईचारा बढ़े। अब सभी की नजरें इस बात पर है कि मंत्री नीतीश राणे इस पहल को कैसे लेते हैं और क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आज मैं अहमदपुर शहर पोस्ट ऑफिस के सामने से मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो हालात चल रहे हैं और ख़ास तौर से मेरे हाथ में जो कलाम पाक है, इसके अंदर एक कुरान पाक की आयत है, या अय्युहन नास। इसके अंदर इंसान जितने भी हैं उन सब के लिए खुदावंद खुद्दूस ने कहा, ओ लोगो अल्लाह से डरो। ये कुरान पाक है, जब आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसके गहराई के अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। शायद इसकी लाइल्मी की वजह से जो हालात हो रहे हैं आज, मैं ख़ास तौर से हमारे बिरादर वतन और ख़ास तौर से नीतीश राणे साहब जो वाक़तन एक नेता के रूप में माने जाते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे इमेज है माशाल्लाह हर वक्त, लेकिन पता नहीं अपनी सियासी मफाद के वास्ते, अपने ज़ात के वास्ते किसी धर्म को लेकर के उसको बदनाम करना या उनके ऊपर कलंक करना या कुरान पाक के ऊपर उंगली उठाना या मुसलमान की टोपी और दाढ़ी के ऊपर कुछ और लबकुशाई करते रहना, ये आपको ज़ेबा नहीं देखता, क्योंकि इंसान अपने ज़बान के नीचे छुपा हुआ होता है। इंसान की पहचान ज़बान से होती है। नीतीश राणे साहब, आप क्या हैं, किस कैटेगरी के हैं, आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है और कितने इल्म वाले हैं, वो हमको समझ में आया है। आज मैं अहमदपुर शहर दिल्ली में वन महोत्सव के तहत एक विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया गया और इस अभियान में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी भाग लिया। उन्होंने खुद पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि आज दिल्ली को हरित बनाने के लिए सभी लोग एक साथ आए हैं। दिल्ली को हरा भरा करना हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और गर्मी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पेड़ लगाएं। इस अवसर पर कई स्कूल के बच्चे, सामाजिक संगठन और आम लोग भी शामिल हुए। सबने मिलकर पेड़ लगाए और हरियाली का संकल्प लिया। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में दिल्ली को हरा भरा किया जाए और प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। दिल्ली को हरित करने के लिए सभी मोइज़िज़ लोग जो दिल में दर्द रखते हैं इस शहर के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं और दिल्ली को हरा भरा करना हम सबका ध्येय है। एक पेड़ माँ के नाम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के एक छोटा बालक तक भी पेड़ को दिल्ली में लगाए, दिल्ली को हरा भरा करे, दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करे। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा प्रयास है। थैंक यू सो मच। दिल्ली को हरित करने के लिए और दिल्ली से बड़ी खबर है, दिल्ली एक बार फिर से दहशत के साए में आ गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज सुबह द्वारका के मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल और रोहिणी स्थित द सॉवरेन स्कूल समेत 20 से ज्यादा स्कूलों को बम से धमकी भरे, यानी स्कूल में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ये धमकी भरा ईमेल मिला है। अचानक ये धमकी भरा ईमेल मिलने से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कई स्कूलों को खाली कराया गया। आपको बता दें कि बच्चे और अभिभावक हैं उनके बीच अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अब तक किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी संबंधित स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे साइबर शरारत मान रही है, लेकिन मामले की गहन जांच जारी है ताकि अगर ऐसी कोई घटना हो भी तो तुरंत इस पर काबू पाया जा सके।
और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा सिंह जुड़े हुए हैं। कृष्णा, दिल्ली के 20 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। फिलहाल क्या स्थिति है? हालांकि पुलिस की माने तो पुलिस कह रही है कि एक शरारत भी हो सकती है। प्रिया, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगातार 3 दिन हो गए हैं जो कि लगातार जो है धमकी मिल रही है। 20 स्कूल है इसमें चुनिंदा, जो कि बहुत फेमस स्कूल्स है। बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स है, और द्वारका स्कूल, थॉमस स्कूल है, जिसको 2 बार जो है धमकी भरा ईमेल मिल चुका है। और जो दिल्ली पुलिस की जो टीम है, उसके साथ ही जो फायर ब्रिगेड की टीम है, वो मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। लेकिन लगातार ये जो ईमेल है वो आ कहां से रहे हैं। अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों को एक बयान आया था, उसमें अधिकारियों ने ये साफ बताया था कि कहीं ना कहीं जो ये ईमेल आया है वो कुछ अलग नेटवर्क से आया। डार्क वेब बोले तो जो जिस तरह से गूगल को उसको सर्च नहीं किया जा सकता, तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगी इसको खंगालने में। दिल्ली पुलिस की तरफ से यही बयान आया है कि अगर इसको खंगाले तो बहुत ही मुश्किल होगा। और पहले भी ऐसे धमकी भरा जो ईमेल है वो आ चुका। आपको बता दूं कि फरवरी में भी ये ईमेल दिल्ली के स्कूलों को उड़ाने का ईमेल आया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैटर है, और ये दिल्ली पुलिस लगातार इसको छानबीन करने की कोशिश कर रही है। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि वहीं दिल्ली को छोड़कर आज ही सुबह मॉर्निंग में ही जो बेंगलुरु के स्कूल है, उनको भी 20 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल आया है। आपको बता दूं कि वहां पर भी हड़कंप मच गया है। स्कूलों में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जैसे ही दिल्ली के सभी स्कूलों को तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, दिल्ली के स्कूल को जिनको धमकी भरा ईमेल मिला है, वो स्कूलों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरा इलाका जो है पूरा छानबीन की जा रही है। लगातार जो है दिल्ली पुलिस जो है वो पूरा खंगालने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं बम निरोधक टीम भी मौजूद है वहां पर, देख रही है कि कहीं ना कहीं कोई वस्तु ना मिले। लेकिन अब तक अपडेट ये है कि कोई भी ऐसी लावारिक जो वस्तु है वो कहीं भी नहीं मिली है। कहीं ना कहीं अफवाह के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली बात की जाए तो पहले भी ऐसे ही ईमेल आया था, जिसके बाद से तलाशी अभियान किया गया था। तलाशी अभियान के बाद जो है प्रिया, जब देखा गया तो ये महज एक अफवाह बताई गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से कि ये महज एक अफवाह है। कृष्णा, बिल्कुल लगातार जिस तरह से धमकी मिल रही है, ये 2-4 दिन 5 दिन पहले भी धमकी की खबर सामने आई थी। आपने खुद कहा कि केरल में भी ये तस्वीर सामने आई है, और बिल्कुल खबर भी ऐसी सामने आई थी, वहां भी ईमेल के जरिए भेजा जा रहा है। तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये शरारत ही होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तलाशी अभियान किया गया, इससे पहले भी जो है आपको बता दिया मैंने कि लगातार जो है धमकी भरा ईमेल आया था। कॉलेज को बुलाने की धमकी दी थी, वहीं स्कूल को बुलाने की धमकी जो है लगातार चल रही है। छानबीन भी की गई। पहले छानबीन में ये दिखाया गया कि महज एक अफवाह है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने ये साफ बयान दिया है कि जो जिस ईमेल से आया है वो केवल इतना सेंसिटिव ईमेल है, क्योंकि वो खाली एक डार्क वेब एक नाम का साइट है, जहां पर गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो गूगल पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो पर्सनल जो आईपी एड्रेस होता है उसके जरिए से भेजा गया। तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलात है दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस ने साफ बोल दिया है कि इसको खंगालना एक शीशे के पीछे जैसा घर होता है और उसकी परछाई को खंगालना उस तरह से है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन माना जा रहा है इसको। लेकिन फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस और तमाम जो टीम है, बम निरोधक और फायर ब्रिगेड की जो टीम है, वो मौके पर मौजूद है। इसको पूरी तरह से तलाशी अभियान किया जाएगा और उसके बाद ही जो है स्कूलों को खोला जाएगा। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि 20 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डार्क वेब के जरिए ये धमकी मिली है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस इसे महज अफवाह ही बता रही है, क्योंकि छानबीन में ऐसी कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है जिससे ये जांच तेज की जाए, या जो ये ईमेल आए हैं ये एक तरह से कहा जाए कि ये सच हो सकता है। तो फिलहाल इसे पुलिस एक शरारत तत्वों के द्वारा शरारत ही मान रही है, लेकिन जांच पूरी चल रही है ताकि अगर कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु जांच के दायरे में आए तो उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में धूमधाम से कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। गांधी पार्क में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री धामी वीरांगनाओं को सम्मान देंगे। देशभक्ति गीतों से प्रमुख चौराहे गूंजेंगे और 26 जुलाई को विजय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से, कारगिल दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। 26 जुलाई को विजय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देहरादून में ये धूमधाम से कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। देशभक्ति गीतों से प्रमुख चौराहे जो है वो गूंजते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री धामी वीरांगनाओं को सम्मान देंगे इस दौरान।
और 26 जुलाई को विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड से बड़ी खबर, 26 जुलाई को विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस दौरान देहरादून में धूमधाम से कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। देशभक्ति गीतों से जितने भी चौराहे हैं वो गूंजते नजर आएंगे। गांधी पार्क में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री धामी वीरांगनाओं को सम्मान देंगे। 26 जुलाई को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रायगढ़ जिले के पेंड तालुका स्थित दुर्शेत गांव के लोगों ने आज अपनी बुनियादी मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। मुंबई गोवा राजमार्ग से दुर्शेत गांव तक पक्की सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जल समाधि आंदोलन किया। इस विरोध में गांव की महिलाएं, पुरुष, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग सभी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने नदी में उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से जल समाधि लेने की कोशिश की ताकि प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान दे। इस दौरान पेंड के प्रांतीय अधिकारी प्रवीण प्रवार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंगलवार 22 जुलाई को इस मुद्दे पर बैठक की जाएगी और समाधान निकालने की कोशिश होगी। दुर्शेत गांव के लोग लंबे समय से सड़क, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों के इस आंदोलन को सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया है। अब सभी को 22 जुलाई की बैठक का इंतजार है। जौनपुर जिले के खुटहन धानी क्षेत्र में गुरुवार रात एक बड़ी पुलिस कार्रवाई हुई। इस दौरान 25,000 रुपए का इनामी गौ तस्कर कलीम पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ बड़नपुर भुट्टा के पास हुई, मरहट पुलिया के आगे की गई। कलीम के पैर में गोली लगी और इससे पहले खुटहन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया। कार्रवाई का नेतृत्व खुटहन थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव ने किया, जबकि इसकी निगरानी सीओ शाहगंज अजीत सिंह चौहान और एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने उनके दिशा निर्देश में किया गया। कलीम के पास से एक तमंचा, मोटरसाइकिल और नगद भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी कलीम पर 15 से अधिक संगीन धाराओं में केस दर्ज है। वो जौनपुर के अलावा अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जिलों में भी कई मामलों में वांछित रहा है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। दिनांक 17 जुलाई 2025 थाना खुटहन के अंतर्गत मौलानीपुर पुल पर स्थानीय पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध व्यक्ति जो काली मोटरसाइकिल पर सवार था सामने से आ रहा था। चेकिंग टीम द्वारा जब उसको रोका गया तब वह व्यक्ति द्वारा चेकिंग टीम पर बाइक चढ़ाने की कोशिश की गई और वह व्यक्ति मरहट की तरफ भागा। तत्पश्चात चेकिंग टीम द्वारा थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी गई। तब थाना प्रभारी की टीम और चेकिंग टीम द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया गया। अपने आप को गिरते हुए देख व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से स्थानीय पुलिस पर फायर किया गया। तत्पश्चात आत्मरक्षा पर जवाबी कार्रवाई में स्थानीय पुलिस द्वारा उस व्यक्ति पर भी गोली चलाई, जो गोली उसके बाएं पैर पे लगी। तभी उस व्यक्ति को इलाज हेतु CHC खुटहन ले जाया गया। जब उस व्यक्ति से उसके बारे में पूछा गया तो उसने अपना नाम कलीम सन ऑफ अब्दुल सलाम बताया। उसने बताया कि उसके ऊपर जनपद में 12 मुकदमे पंजीकृत है और वह 25,000 का इनामिया है। कलीम से हमें एक 315 बोर का तमंचा, एक खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस मिला और उसके पास से एक होंडा शाइन की बाइक भी बरामद की गई। थाना प्रभारी खुटन को निर्देशित किया गया है कि वह सभी साक्ष्यों को अच्छे से छानबीन करे और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करे। दिनांक जालना शहर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सदर बाजार पुलिस स्टेशन के डीबी पथक ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से अलग अलग कंपनियों की 8 चोरी की बाइक बरामद की है, जिनकी कुल कीमत करीबन 5,20,000 रुपए बताई जा रही है। डीबी पथक के पुलिस हेड कांस्टेबल RD रंगे को एक गुप्त सूचना मिली थी और इसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस निरीक्षक संदीप भारती के मार्गदर्शन में PSI शैलेश महस्के और उनकी टीम ने गीतेश उर्फ गीतू राजपूत और नीलेश बंसोंडे नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया।
पूछताछ में दोनों ने बाइक चोरी की बात कबूल कर ली। पुलिस के अनुसार ये बाइक SRPF परिसर के पास एक जंगल में झाड़ियों में छुपा कर रखी गई थी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों से और इन्होंने कितने अपराध किए हैं और कौन कौन से मामले जुड़े हुए हैं। और तमिलनाडु के गुम्मदी पोंडी सिपकोट औद्योगिक एस्टेट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक स्क्रैप आयरन भंडारण गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। गोदाम में रखे स्क्रैप आयरन के कारण आग तेजी से फैलती गई और इससे आसपास की इकाइयों में भी डर का माहौल बना रहा। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड लगातार प्रयास कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राहत कार्यों के साथ जांच भी शुरू कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। और मुंबई के बांद्रा पूर्व के भारत नगर इलाके से इस वक्त की बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। बता दें कि चौल की इमारत का हिस्सा सिलेंडर ब्लास्ट होने के चलते ढह गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जबकि कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड, NDRF और पुलिस की टीम पहुंची राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। अब तक मलबे से 12 लोगों को निकाला गया है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी घायलों का इलाज जारी है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और स्थानीय लोग भी राहत कार्य में सहयोग कर रहे हैं। हादसे की वजह से चौल के आसपास की इमारतों को भी तुरंत खाली कराया गया है। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 TV। नमस्कार।